शांति। देखिए ट्रेड टू टेरिटरी वाला जो चैप्टर है तो उसमें आगे करते हैं हम लोग, बाद में टेस्ट देना बेटा। अब चलो चैप्टर देख लेते हैं। The company stabilizes power from trade to territory. The company stabilizes power. जैसा कि मैंने इस चैप्टर में पहले भी आपको बता दिया था, और आपने गलती से उस दिन छेड़ दिया मुझे, तो मैंने पूरा दुनिया का मैप बना के दिखा दिया था कि कैसे यूरोपियन लोग यहाँ से आए थे इंडिया में, बता ही दिया था। तो भारत में सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, पुर्तगाली, और वो था वास्को डी गामा, जिसने सबसे पहले भारत की खोज की। ठीक है, भारत की खोज का मतलब कि यूरोप से भारत समुद्र के रास्ते कैसे आए थे। और ये आपको पता है कि मैंने आप लोग को बताया था उस दिन कि यूरोप से भारत का जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो अरबियन व्यापारियों के द्वारा होता था, ट्रेडर्स के द्वारा। वो बीच में थे और दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेट करते थे। इंडिया से मसाले, जो स्पाइसेस होती थी, या जो कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़े होते थे, इन सबों को लेकर के वो वहां पर बेचते थे, और वहां पर से चीजों को लेकर के इंडिया में लेकर के आते थे, ये करते थे। लेकिन बाद में वहां पर पता चला लोगों को कि ये अरेबियन लोग जो है, ये लोग किसी और जगह से लेके आते हैं, उसका नाम इंडिया है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस है। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध और धनी। तो बहुत ही ज्यादा धनी है, तो क्यों ना डायरेक्ट वहीं से व्यापार कर लिया जाए। एक मिनट आओ, मैंने मना थोड़ी किया। सिलेबस हमारा पीछे थोड़ी है, आप लोग काम ही नहीं करते ज्यादा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सबसे पहले देखिए, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ आई इंडिया में, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो भारत आई और भारत की ही बन के रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही। अब देखो, भारत में बेटा सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ब्रिटेन की जो रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। पूरब के साथ, मतलब कि पूरब मतलब भारत के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं, बस सुनते जाइए। मतलब ये था कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनी थी, जैसे यहाँ टाटा, रिलायंस, किस तरह कंपनियां होती है, उसी तरह ईस्ट इंडिया भी एक व्यापारिक कंपनी थी, एक व्यापार करने का काम करती थी, प्राइवेट कंपनी थी। टाटा, रिलायंस, ये सब प्राइवेट कंपनी, तो मत करना बेटा उसको। बेटा ओएनजीसी हो गई, ठीक है, सेल, गेल, इस तरह की जिसमें ना गवर्नमेंट के अंदर में आती है। हाँ, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो देखते हैं ना, ये गवर्नमेंट। हाँ, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका नाम। जो भी पूरे हिंदुस्तान में स्टील का निर्माण किया जाता है, आयरन एंड स्टील का, वो सरकार के अंडर में आती है। गवर्नमेंट उसको रूल करती है, गवर्नमेंट के लोग एम्प्लॉयड होते हैं वहां पे। ठीक है, इधर जगह नहीं बेटा, उधर ही बैठ जाइए। ठीक है, तो टेस्ट देना है ना आपको, हिंदी भी का ना, हिंदी में 9th क्लास की फाइल इसको, इसमें तुम्हारा टेस्ट होगा, निकालो, खोज लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया। जैसे मान लो वहां बहुत सारी कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनमें से थी। रानी ने उसको अधिकार दिया कि भाई तुम्ही को हम अधिकार देते हैं कि तुम पूरब से, मतलब कि भारत से व्यापार करो, और दूसरे कंपनी को अधिकार नहीं दिया गया। देखिए क्या हुआ, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि मैंने बोला, अब इंग्लैंड में दूसरा कोई भी कंपनी या ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं था, ट्रेडिंग ग्रुप, जो कि अब भारत से व्यापार कर सके, क्योंकि एक ही आदमी को अधिकार मिल गया था, एक कंपनी को अधिकार मिला था। देखिए,
दिस मीन दैट, हाँ हो गया. With this chapter, the company could venture across the ocean looking for new lands home, which it could buy goods at the cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. ठीक है? Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. देखो, आप लोग को मयंक को छोड़ के सारे हिंदी मीडियम में है, लेकिन मैं बेटा इंग्लिश से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपकी हिंदी भी ठीक हो जाए, और इंग्लिश तो अच्छी होनी जरूरी नहीं है, कंपलसरी है. अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अधिकार मिल गया सारा व्यापार करने का पूरब से. यहाँ एक चीज याद रखना, उनको ये नहीं पता था कि पूरब में किससे व्यापार करना है, कहां पर जाकर के चीजों को खरीदना है या वहां से लेना है. ठीक है, जब यहाँ आए तो याद रखिए केवल भारत नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये सारे देश में भी इनका अधिकार किया. इन देशों पे भी अधिकार किया इन लोगों ने. तो वहीं यही कुर्सी लेके आ जाओ ना, बैठ जाओ गुड़िया के बगल में, तुम भी कर लो. ठीक है, अब उनके वो एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल गया कि भाई ब्रिटेन से अब दूसरा आदमी हमको कंपटीशन देने के लिए नहीं आएगा, हम लोग मालिक हो गए, अब हम ही लोग व्यापार करेंगे. समस्या फिर भी थी. हाँ, निकलने दो भाई. समस्या फिर भी थी कि वहां जा करके और क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, किस तरह से वहां के रूलर से भी तो राइट लेना पड़ेगा ना, अधिकार लेना पड़ेगा. भारत आओगे तो भारत का जो राजा है वो भी तो देखेगा ना कि आपको व्यापार करने देंगे, यहाँ पर आने देंगे नहीं देंगे. तो उस समय एक चीज थी मर्चेंटाइल. मर्चेंटाइल का मतलब बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस. मर्चेंटाइल किसको कहा जाता था? मर्चेंटाइल का मतलब है कि एक जगह से सस्ते कीमत पे कोई चीज खरीदेंगे, ठीक है, और फिर उसी को लेकर के महंगे कीमत पे बेच देंगे. जा सकते हो आयुष बेटा, ठीक है, महंगे कीमत पे बेचेंगे. ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी. पूरे दुनिया में बहुत कम ही जगह ऐसे हैं जहां की मसालों की खेती की जाती है, और इंडियन जो स्पाइसेस थे दुनिया में मशहूर थे. उसको बता दिया, पूछ लो उससे. ऋषभ हेल्प कर देना बेटा इसकी. ये सामने है हमारा लिपिक. हाँ तो कोई बात नहीं, वहीं तक कर दो, रिपीट वाले मत करना बस. तो मर्चेंटाइल वो लोग होते थे जो कि फायदे के लिए कहीं से सस्ता सामान खरीदते थे और वहां पर ले जाके महंगे सामान बेच देते थे. यूरोप में उस जमाने में सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज जो थी, जो रेयर थी, वो क्या था? मसाले और सूती कपड़ा, कॉटन क्लोथ जो थे. कॉटन जो इंडिया का था ना वो दुनिया में मशहूर था. कॉटन के कपड़े जो इंडिया में बनते थे, क्या उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी भारत का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, आगे देखिए. द रॉयल कैरेक्टर the royal charter however could not prevent other European powers from entering the eastern market. अच्छा एक बात सोचिए, ब्रिटेन की रानी ने अधिकार दिया कि आप भारत जाके केवल आप ही हो जो व्यापार करोगे, तो केवल इंग्लैंड के और दूसरे व्यापारियों को तो रोक सकती है ना, लेकिन इंग्लैंड के अलावा भी बहुत सारे यूरोपियन देश थे, जैसे पोर्तुगीज थे, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे, डच थे, वो तो आजाद है, वो तो जा ही सकते थे. तो ब्रिटेन से तो और किसी ने कंपटीशन नहीं दिया, लेकिन पोर्तुगीज, फ्रांसीसी, डेनिश, डच, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन दिया. मतलब इन देशों को वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को उनसे कंपटीशन मिला और इनसे मुकाबला करना था. और देखिए मुकाबला कैसे हुआ और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई उनके बीच में. जैसा कि मैंने आपको बताया था, by the time the first English ship
sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1600 के करीब में विदेशी जो फॉरेन इंग्लैंड से जो शिप पहली आई थी इंग्लैंड के व्यापारियों को लेकर के, उससे पहले ही 1498 में 1498 में वास्को डी गामा आ चुका था। अब उसने तो रास्ता पहले खोज लिया था, वहां से व्यापारी आते जाते रहते थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब ईस्ट इंडिया के आने से पहले, पोर्तुगीज ने भारत के कोचिन, केरल में कोचिन पड़ता है कालीकट, वहां पर तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस दिखाई ही थी। साथ ही साथ गोवा का नाम आपने सुना ही होगा, पूरे के पूरे गोवा पे उन्होंने अधिकार कर रखा। वेस्टर्न कोस्ट में आपको पता ही है गोवा है, अरेबियन सी के साथ लगा हुआ, पूरा का पूरा जो गोवा था पोर्तुगीज लोगों के अंडर में, पुर्तगालियों के अंदर, ठीक है। अधिकार कर लिया था, वहां पे बड़े बड़े अपने किले और फोर्ट बना रखे थे, ठीक है, और वहां से वो अपने ट्रेड करते रहते थे, इंडिया से जो भी मसाले वसाले होते थे लेते थे और उसको वहां पर एक्सपोर्ट करते रहते थे यूरोप, ठीक है। यहाँ बैठ जाओ और पेपर कर लो, इसके अंदर पेपर है, निकालो। नहीं, मूड चेंज, अरे कम से कम 5 लाइन तो लिखो ही, जितना आता है उतना लिखो, बढ़िया। देखिए तो पढ़ाइए, देखिए जितना वो लिख सकते हैं तो मत करिए, ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा। देखो प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी कंपनी थी ना, वो एक ही चीज में इंटरेस्टेड थी, मसालों के ऊपर, नहीं तो कॉटन के ऊपर, ठीक है। अब उसको पाने के लिए सारे के सारे कंपटीशन में लगे हुए थे और लड़ने मरने को तैयार थे। अब मान लो कि किसी व्यापारी को अधिकार पहले से मिला है, पहले से वो व्यापार कर रहा है, और उस समय के व्यापारी ऐसे नहीं थे बानिया की से पेट फुला के बैठे रहते थे कि पैसे का लेन देन, अपना आर्मी रखते थे पूरा ट्रेड करने के लिए, और जो भी किले बना के रखते थे। बात समझ रहे हैं? तो पूरा नोट्स लिख के जाओगे। तो इससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दो कंपनीज के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट होने लगी, ठीक है। देखिए क्या हुआ, द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस, यहां बैठेंगे तो गप नहीं करेंगे। हाँ, and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom, and silk. The European companies by the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way that trading companies could furnish was eliminating rival competition. देखिए अब क्या था कि जितने भी तरह के मसाले के मैंने नाम लिए, सारे के सारे मसाले की डिमांड थी, फाइन सिल्क की, कॉटन की, इन सबों की भी डिमांड थी। तो यूरोप में ऐसा था कि अगर मान लो एक कॉम्पिटिटर होता, मान लो कि ब्रिटेन को ही सारे अधिकार मिले, वो यहाँ से लेके जाता और सब बेच के आता, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता। लेकिन अब ब्रिटेन के अलावा और पोर्तुगीज के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हो गए जो यहाँ जाते थे और यहाँ से सामान खरीद के यूरोप में बेचते थे। तो यूरोप में अब एक नहीं, कुछ नहीं बोल सकता मैं, तो यूरोप के, तो तुम बताओ, ये बता देगी। तो यूरोप में अब बहुत सारे ऐसी कंपनीज थे जो सामान ले जाकर के बेच सकते थे। तो सोचा उनके बीच में इस बात की लड़ाई थी कि अब हम ही अकेले यहाँ के मालिक बन जाए। या तो पोर्तुगीज इसलिए लड़ रहे थे कि अब पूरे भारत से जितने मसाले खरीद करके या लेकर के बेचेंगे यूरोप में, वो हम ही बेचेंगे, दूसरे को नहीं मौका देंगे। और उसका एक ही रास्ता था, अब लड़ करके नहीं तो किसी न किसी तरह से यहाँ से उसको हटा दीजिए इंडिया से। ब्रिटिश आए, वो भी यही सोच रहे थे,
आगे और भी आए, वो भी यही सोच रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ट्रेड राइट को लेकर के या व्यापार के अधिकार को लेकर के, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठिए, अब बैठिए नहीं, व्यापार के उन्हीं अधिकारों को लेकर के इनके बीच में लड़ाइयां लड़ी गई। और भारत में जो फॉरेनर का जो भी आगमन हुआ, जो इंटर हुआ, इसी बात को लेकर के सबसे अधिक झड़प। इसके अंदर से आप अपना, अरे मुझे मत दीजिए, इसमें रख दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। भाई आप लोग मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप सब सामान लेके उधर जा सकते, प्लीज मूव। सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। देखिए 1600 के करीब में ईस्ट कोस्ट पे सूरत नाम का शहर आपने सुना हो गुजरात में, वहां पर सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाई गई। मतलब कि ट्रेड जो भी फोर्ट था वहां पे अंग्रेजों ने लगाया, एक बस्ती बसाई छोटी सी, जहां अंग्रेज लोग जितने ऑफिसर या अधिकारी सिपाही सब रह सकते थे। और जहां रहते थे वो किले बंद होता था, चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर लेते थे, उसको किला बना के रखते थे। लेकिन आगे जाकर के उनको लगा कि यहाँ हमें यहाँ से ज्यादा फायदा और दूसरी जगह मिलेगा, तो वो लोग पूरा भारत का चक्कर लगा करके फिर कहेंगे कोलकाता। 1651 में हुगली में, जो कि कलकत्ता के पास ही था, ठीक है, उन्होंने एक किला बनवाया, फोर्ट बनाया। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं आपको बता। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम ऑफ फैक्टर्स operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored. एक वहां पर जो फोर्टिफाइड किला बनवाया गया, एक गोडाउन टाइप का था। जितने भी पूरे इंडिया से सामानों को खरीदा जाता था, या तो लड़ करके वॉर में जीता जाए किसी भी तरह से, उनको यूरोप जो भेजना होता था, तो वहां पर उसको सेफ्टी के साथ रखते थे इकट्ठा करके, एक तरह का वेयर हाउस या मतलब गोडाउन टाइप का। और वहीं से शिप के थ्रू पूरा का पूरा यूरोप वो सामान भेजते थे। तो ये कोलकाता में 1651 में वो वेयर हाउस बनाया गया। उस समय कोलकाता नाम का कोई भी चीज था नहीं, कोलकाता भी इन्हीं अंग्रेजों ने बसाया था। आगे देखो, देखो एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी persuaded merchants and traders to come to settle near the factory. By 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company's zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. अंग्रेज आए तो वहां पर छोटे छोटे वेयर हाउस बना के रहने लगे हुगली नदी के किनारे। मैंने अभी नॉर्दर्न प्लेन 4th क्लास को पढ़ाया है, उसमें ये बताया है कि जो गंगा नदी जैसे ही वेस्ट बंगाल में इंटर करती है ना, तो एक साउथ की तरफ आ जाती है, उसी की जो ब्रांच उसको कहते हैं हुगली। तो हुगली नदी का नाम है, लेकिन वो गंगा का ही पार्ट है, उससे निकल के आ गई। और दूसरी डायरेक्ट बांग्लादेश में चल जाती है, उसको कहते हैं पद्मा, ठीक है। तो ये हुगली नदी ही है जिसके किनारे कोलकाता पूरा बसा हुआ है। और हुगली के पास अंग्रेजों ने अपने वेयर हाउस बनाए थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि व्यापार बढ़ने लगा, तो वहां के जो लोकल मुगल जो ऑफिसर थे, मतलब मुगल जो भी अधिकारी थे, मुगल वंश का शासन था ना उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था, मुगल एम्परर था। तो घूस दे करके, किसी तरह गिफ्ट दे करके, अंग्रेज तो बहुत चालू चीज थे, आपको पता ही है, बहुत तेज दिमाग के थे, वो अपना दिमाग ही यूज करते थे। उन्होंने अपने केवल ब्रेन को यूज करके पूरे के पूरे देश को जीत लिया।
तो उन्होंने ब्राइब दे करके, मतलब घूस दे करके, रिश्वत दे करके 3 गांवों की जमींदारी ले ली उसके आसपास। और वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पे किले बनवाने लगे, वो सेटलमेंट जहां वो रहते थे चारों तरफ से उसको दीवार बाउंड्री करवा दी। और औरंगजेब को फिर नजराना दे करके और गिफ्ट दे करके राजा से मिलके उन्होंने क्या किया कि फरमान, मतलब कि ट्रेड का राइट, फरमान मतलब कि अधिकार, राइट, औरंगजेब से ले लिया। किस चीज का? कि पूरे बंगाल में व्यापार करने का अधिकार केवल हमें दिया जाए, ये औरंगजेब ने इनको दे दिया। इसका मतलब ये था कि अब बंगाल में कोई विदेशी, मतलब कि फ्रांसीसी, डेनिश या पुर्तगीज नहीं आ सकते थे। ठीक है, देखिए क्या हुआ। और जहां पे उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था, ठीक है ना, जहां पर ये किले बनवाए थे हुगली नदी के किनारे, वही धीरे धीरे बढ़ते 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 आज के डेट का जो कोलकाता शहर है, वही शहर डेवलप हो गया। देखो बेटा, द कंपनी tried continuously to praise the more concession, and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. The, this they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Kuli Khan, not protest? अब मैं आपको बताता हूं, जब ये 1670 के करीब की बात है, 1760 से 1760 से 1770 की बात कर रहा हूं आपको। 1750 से लेकर के 1760 तक आप ले लो, 64 तक, मैंने 20-30 साल के बीच की बात कर। उस समय औरंगजेब भारत का राजा था, मुगल इंपरर था। इतना बोर हो गया, तोड़ दिया, पक गया बेचारा। लो, कहाँ गया पाइप? पाइप तो वहां पर ये हमेशा प्रयास करते थे कि ज्यादा से ज्यादा राइट मिल जाए, ठीक है ना। तो वहां, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश का राजा एक होगा, और जो बंगाल राज्य था वहां का भी तो एक सूबेदार होगा ना, जो गवर्नर टाइप का होगा, तो उसको नवाब कहा जाता था। बंगाल का नवाब, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आगमन, अंग्रेजों का आगमन हुआ बंगाल में, तो बंगाल का नाम मुर्शिद कुली खान था। उसको प्रॉब्लम हुई कि भाई ये हमारे ही स्टेट में आकर के ये फ्री में व्यापार करते हैं, सारा फायदा मुनाफा लेकर के जाते हैं, हमें टैक्स भी नहीं देते। होता क्या था कि लोकल लोग जितने भी थे व्यापारी थे, जो इंडियन व्यापारी थे, उनको ये व्यापार ही नहीं करने देते थे, ठीक है। और अगर नवाब कोई भी तरह का टैक्स लगाता था तो ये कहते थे हमारे पास तो राजा का फरमान है, हम तो तुमको टैक्स देंगे ही नहीं। इससे नवाब को दिक्कत होने लगी। नवाब ने कहा कि नहीं, बेशक तुम्हारे पास फरमान हो, लेकिन मेरे स्टेट में हो तो तुमको मुझे मेरा भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये कह रहे थे हम नहीं देंगे। इस बात में को लेकर के लड़ाई छिड़ गई, और देखिए क्या हुआ। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, ये जो व्यापार था वॉर या युद्ध में कैसे बदल गया। ईयर 1757 की बात है, 1757 की बात है। इस ईयर को हमेशा याद रखिएगा, पूरे भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। बंगाल का उस समय जो नवाब था, मुर्शिद कुली खां का नाती, मतलब बेटी का बेटा, नाती समझते हैं ना, बेटा, बेटी का बेटा था, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था। और अंग्रेजों का, पूरे बंगाल का जो अंग्रेजों का हेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों का हेड था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। जो मुर्शिद कुली खान को प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम सिराजुद्दौला को भी थी, ठीक है। और
बार बार चेतावनी देने के बाद और वार्निंग देने के बाद भी जब अंग्रेज नहीं माने, तो उसने सोचा सिराजुद्दौला ने कि हमको बिना अटैक किए या कुछ इसको आर्मी के द्वारा ही सबक सिखाया जा सकता है। तो पटना में उस समय, बंगाल में बिहार सब कुछ एक ही था, तो बिहार की कैपिटल जो आज की डेट में पटना है, वहां पर भी नवाब का अधिकार था। वहां पर अंग्रेजों को वॉर में सिराजुद्दौला ने हराया और बहुत लोगों को लेकर के एक छोटे से कमरे में, या जो क्या कहते हैं प्रिजन होता है ना, कैद खाना, उसमें बंद कर दिया, जिसमें बहुत अंग्रेज मारे भी गए। ठीक है, इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसका तो बदला लेना पड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला से। और नवाब ने भी सोच लिया था कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा। नवाब चाहता भी था कि युद्ध करके अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दे। आप खुद सोचिए, 1757 में पलासी, द बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध में ही अगर अंग्रेजों को, जो मुट्ठी भर थे, बहुत ही कम थे, अगर वहीं से लड़ा के या हरा के भगा दिया जाता तो हमारा भारत गुलाम होता है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हुआ क्या, वो देखिए, नवाब सिराजुद्दौला का जो बहनोई था ना, बहन का हस्बैंड, ये तो समझते, जीजा, वो उसका मेन सेनापति था, मीर जाफर उसका नाम। उसको अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया। बंगाल के जो बड़े बड़े हिंदू सेठ थे, ठीक है, नवाब सिताब राय, सॉरी नवाब ने, राजा सिताब राय, और भी एक दो था, इसमें नाम दिया होगा शायद या नहीं दिया होगा, तो छोटे क्लास की बुक है। उन सबों को अपने में मिला लिया गया। और पलासी जो है एक आम का बागीचा था, ठीक है, वहां पर युद्ध हुआ। नवाब की तरफ से, नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से इनके जो बड़े योद्धा थे, दो वीर योद्धा, वो भी लड़े। लेकिन जब सेनापति ही अंग्रेजों से मिला हुआ था तो युद्ध क्या होगा, बिना लड़े हैं युद्ध अंग्रेज जीत गए। नवाब सिराजुद्दौला महल छोड़ के भाग गया और पकड़ करके उनको बाद में कत्ल कर दिया गया। ठीक है, ये था पलासी का, बैटल ऑफ पलासी। और पलासी के बैटल में जीतने के बाद पूरा का पूरा बंगाल डायरेक्टली अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। जितनी जमीन, जितना इलाका था, सब कुछ अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। और ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसने ये काम किया। ठीक है, मीर जाफर को जैसा कि वादा था बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन आगे जाके देखा गया ये तो बिल्कुल बेवकूफी से तो शासन चल ही नहीं सकता। ठीक है ना, अंग्रेज डायरेक्टली कहीं पर भी रूल्ड नहीं करते थे, वो केवल व्यापार का काम करते थे, उनको मतलब नहीं था देश के शासन से। टैक्स लेंगे, पैसा लेंगे। मीर जाफर को कहा गया कि आप ईयरली या वार्षिक रूप से मुझे इतना टैक्स पूरे बंगाल से दे दो और तुमको जो करना है करो, हमें तुमसे मतलब। हाँ, और तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई गद्दी से हटाता है, तो मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा, प्रोटेक्ट भी करूँ। ठीक है, ओके। मैंने पार्लियामेंट चैप्टर पूरा नहीं कराया था आप लोगों को, दोनों चैप्टर बीच में ऐसे रह गया था। कोई नहीं, इसी को पहले करा लेते, पार्लियामेंट अगले हफ्ते करा लेते। तो आगे जा करके, हाँ तो ठीक है, लाओ दो, बैठो, आराम करो, पानी पियो। ले, ये किसकी बोतल है? इसमें तो बेटा चाय है। नहीं, आजकल गर्मी कम हो गई ना। ले बेटा। तो पपेट एक वर्ड होता है, पपेट मतलब कि तोता, समझते हैं ना? थैंक यू बेटा। हम बड़ा टेस्ट कहाँ लेते, पता देखो सब रोते रहते, मैं तो टेस्ट नहीं लेता, बच्चे देखते कर दे, ऐसा टेस्ट लेते। बताओ क्या चाहिए और जीवन में, इनसे पूछो, कोई टेस्ट है इनका, बनाया टेस्ट तुम लोगों का मैंने, देखो। लेकिन देखे जाना जो छोटा सा भी है। पपेट मतलब तोता, मतलब अंग्रेजों का तोता था मीर जाफर, जो कहता था वो बोलता था, जो जितना कहा जाता था उतना ही बोलता था। लेकिन दिक्कत ये भी ना कि इसके पास पैसे ही नहीं आ रहे थे मीर जाफर के पास। अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती जा रही थी कि आपको इतना टैक्स देना है, और इसके पास पैसे नहीं था, अब अंग्रेजों को दे नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि भाई इसको गद्दी से हटाना पड़ेगा, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसे नवाब से। तो आगे जा करके 1760 के करीब में, 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम पहले था मुर्शिद कुली खां, उसका नाती सिराजुद्दौला, युद्ध में मारा गया, पलासी के युद्ध में।
उसके बाद अंग्रेजों ने वादे के हिसाब से मीर जाफर को राजा बनाया, नवाब बनाया, और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम बहुत ही बहादुर और बहुत ही एफिशिएंट किंग था, नवाब था। उसको पता था कैसे शासन चलाना है, क्या करना है, सब कुछ पता था। अब मान लो जो काबिल होगा वो तो विद्रोह करेगा ना, अंग्रेजों को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने भी बहुत तरह से आवाज उठाई, जिस तरह सिराजुद्दौला उठा रहा था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सोचा कि ये फिर बोलने लगा, अब इसे भी हटाना पड़ेगा। मीर कासिम ने क्या किया, उस समय मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड। अवध जो पूरा उत्तर प्रदेश है, वहां का जो राजा था सुजाउदौला, सुजाउदौला। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। तो मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन तीनों को मिला लिया मीर कासिम ने और बोला कि अब हम लोग अंग्रेजों को मार भगाएंगे। बक्सर का नाम आपने नहीं सुना होगा, हमने सुना है ना। मेरा ससुराल भी बक्सर है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हाँ। कुछ बहुत बड़ा काम हुआ था, देखो। एक तो मैं गया, फंस गया, और दूसरा इतिहास में क्या हुआ वो सुनो। वहां पर ये हुआ 1764 में बक्सर में द बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, तीन थे एक तरफ, और एक तरफ था अंग्रेज। और अंग्रेजों में अभी भी हेड अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव भी था। अंग्रेजों ने फिर सबको हरा दिया, मीर कासिम को खत्म कर दिया, ठीक है। सुजाउदौला अंग्रेजों के गोड्डों पे गिर गया कि बाबूजी जो कहो कर लेंगे, वो तो पागल, तो उसकी बातों में आ गए। और जो शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर था ना, उससे तो बहुत कुछ वसूला। पहले तो अच्छे खासे पैसे वसूल लिए। इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम सुना होगा आपने। इलाहाबाद, कड़ा और बहुत सारे जो इलाके थे, मतलब कि अब तो बंगाल में पहले थे, बिहार में, अब पूरा उत्तर प्रदेश और ये सब जो इलाका था, वहां की भी दीवानी इसको मिल गई। मतलब ये पूरा का पूरा इलाका जो था, उसके वहां से भी टैक्स वसूलने का राइट इनको मिल गया। आगे देखिए। हाँ, एक बड़ा अच्छा वर्ड है एनसीईआरटी। बेटा हर वर्ड को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके कंपटीशन में सब कुछ यहीं से आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, हमेशा एनसीईआरटी के बुक पढ़े तो ये मान के चलिएगा कि आगे का कंपटीशन बनता जा रहा है। पलासी शब्द का कैसे बना, पलासी क्यों कहा जाता है? पलास का पेड़ देखा आप लोगों ने कभी? पलास नहीं देखा होगा। हो गया, शाबाश, रखो और जाओ, कोई बात नहीं, कितना काम करो। भाई से पूछ ले, दूसरे से। देखो, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके में ना पलास के पेड़ होते हैं। पलास मतलब एक ट्री होता है, उसमें ना फूल लगते हैं बसंत के मौसम में, लाल लाल रंग के। क्या पलास उसका नाम है, पलास के ही फूल होते हैं, पेड़ का, ट्री का नाम है जिस तरह से, ठीक है, इसीलिए। और वहां जो जंगल था ना, वो जो, नहीं वो नहीं, जरा कहना चुप रहने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उस जगह का नाम पलासी पड़ा, ठीक है, क्योंकि पलास के पेड़ वहां पे ज्यादा से ज्यादा होते थे। ये तेरी आवाज बहुत आ रही है रे। कौन कर रहा तेरे? बोल जल्दी। इसके बाद आवाज आई ना बेटे, सबने उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा। मानती नहीं भाई, क्या करे भाई। फिर स्टार्ट हो गया ना।
आगे देखो, जैसे कि बता रखा है बैटल ऑफ बक्सर 1764 ही बताया था, और 5 लाख रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ा था। ठीक है, एवरी मंथ। एक सेकंड, तो 2 वॉर हुए, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद अब पूरा बंगाल और उसके आसपास का जितना भी इलाका था, सारा का सारा, वह रख देना, क्या कलीजे में डाल के जाएगा भाई, स्टेपल कर दे। क्या लगाना नहीं आता? पागल है क्या रही है, सिर्फ ये नहीं आता? ऐसे नहीं आता करना? मंगल ग्रह जाओगे? कमाल इंसान है भाई। तो 1764 के बाद क्या हुआ, जो बंगाल का नवाब था वो, ठीक है, अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो एक अधिकारी हो गया, ऑफिशियल हो गया, परमानेंट। सरकार ने भी बना दिया कि पूरे बंगाल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि अब तुम बंगाल के हेड रहोगे। ठीक है, कंपनी रूल एक्सपेंस, बंगाल का तो आपने देख ही लिया, अब और कुछ मत देखिए, कल करा दो। मुझे पता है आप लोग, आप पत्थर मारने के तैयार हैं आप लोग।